शुरू हो गया। हेलो, गुड इवनिंग। आज है दूसरा वीडियो मेरा, और आज मैंने पढ़ा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको कहते हैं दूसरे भाषा में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर हम लोग कहते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। तो ये उतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने पढ़ा है, मैं वो बता रहा हूँ। अगर इसमें कुछ गलत होगा तो हो सकता है, इसलिए ज़्यादा सीरियसली लेके इस चीज़ को ध्यान मत देना। तो आज का सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, स्ट्रेस। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है, एक कोई एरिया है, उस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, एफ हो गया, तो इसी को कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेस। लेकिन ये हो जाता है पहले जो नीचे क्लास में होता था, वो स्कूल टाइम में। अब ये ऊपर क्लास में आ गए, इंजीनियरिंग लेवल में, तो यहाँ पे क्या होता है देखो। क्योंकि यहाँ होता क्या है, प्रेशर भी होता है, वो भी होता है, एक एरिया उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसे भी हम लोग कहते हैं प्रेशर। और प्रेशर का भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आओ इस डिफरेंस को पहले हम लोग समझते हैं। मान के चलो कोई बॉडी है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और हमेशा याद रखना, कभी भी स्ट्रेस लगेगा तो दोनों साइड से फोर्स लगेगा, तभी उस पर स्ट्रेस लग सकता है। एक साइड से अगर तुम सिर्फ फोर्स लगाओगे, इधर इसे मान के चलो खींच रहे होती है, तो यहाँ से हट करके ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे हम लोग स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, तो इसमें तो हो नहीं पाएगा। तो स्ट्रेस इसे नहीं कहेंगे। स्ट्रेस कब कहेंगे, जब दोनों साइड से अपोजिट फोर्स लगे, जैसे ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, या फिर दूसरे फोर्स लगे। हमेशा जो फोर्स रहेगा वो अपोजिट रखेगा, एक ही डायरेक्शन में नहीं लग सकता है। एक ही डायरेक्शन में जाएगा फोर्स, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, फिर तो ये स्ट्रेस नहीं हुआ, मूवमेंट हुआ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का है। तो मान के चलो कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, मतलब ये खींच रहा है एक तरह से। तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होगा। मान के चलो इधर ये खींच रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर एक फोर्स लगेगा, जो क्या होगा, इस फोर्स के, मान लेते ये F1 है, ये F2 है, इस फोर्स के ये बराबर होगा। और ये जो इधर खींच रहा है, इधर पे भी एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, जो होगा ये F2 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स होता है, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ये हम लोग कहलाता है स्ट्रेस, ना कि कहलाता है ये फोर्स, या फिर जो हम लोग कहते हैं एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, ये हम लोग का नहीं कहलाता है स्ट्रेस। हम लोग स्ट्रेस कहलाता है जो इंटरनल, अंदर में जो फोर्स होता है, जो रोकता है, रेजिस्ट करता है, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, IRF बाई ए। IRF हो गया इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ए हो जाएगा तुम्हारा एरिया, मतलब रेजिस्टिव फोर्स जो अंदर के साइड में लग रहा है और कितने एरिया में लग रहा है,
ये जो तो हमने देखा था तो ये इतने एरिया में लग रहा था ये, तो यही हो जाएगा तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है पास्कल, और देखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, पर एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो या तो पास्कल लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस एक तरह से और तुम समझ सकते हो, जैसे स्ट्रेस देख रहे हो ये अंदर साइड में जो ये फोर्स लग रहा है ये तुम्हारा स्ट्रेस हो जाता है, और जो बाहर साइड में लगता है एरिया, किसी एरिया में, ये एरिया हो गया, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर, ये वाला स्ट्रेस। तो बाहर में लगने वाला फोर्स जो होता है वो हो जाता है प्रेशर, और अंदर में जो फोर्स लगता है जो दिखाई नहीं देता है वो हमारा हो गया स्ट्रेस। जैसे सर दर्द करता है, सर में स्ट्रेस होता है, वो दिखाई नहीं देता है तो स्ट्रेस वो सही। और बाहर से अगर कोई हिट करे तो वो प्रेशर, इतनी प्रेशर से हमें हिट कर रहा है। तो बस यही है स्ट्रेस और प्रेशर का कहानी। और एक बात, स्ट्रेस और प्रेशर यूनिट दोनों का सेम रहता है, इसका भी पास्कल इसका भी पास्कल रहता है, ये याद रखना। चलो इतना ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दो फोर्स। दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स, और दूसरा होता है बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर पता हो तो कमेंट कर सकते हो, अगर कोई देखेगा तो सही है। तो सरफेस फोर्स में क्या होता है, सरफेस फोर्स में होता है कि अगर दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट या दो कोई भी वस्तु आपस में कांटेक्ट में हो करके फोर्स लगाए आपस में, तो उसी को हम लोग कहेंगे सरफेस फोर्स। जैसे में क्या हो जाता है, प्रेशर हो गया, प्रेशर लगता है ना जब दो बॉडी आपस में टच करता है उस टाइम में लगता है हम लोग का प्रेशर। और उसके बाद और क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, ATC। बाकी अपने से गूगल में सर्च कर लेना, बहुत सारा है। अब फिर हो जाता है बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स क्या होता है, बॉडी फोर्स होता है कि अगर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, उस पे बिना सरफेस टच किए अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग कहेंगे बॉडी फोर्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यही है, सरफेस में जब दो बॉडी आपस में टच में रहे और दोनों आपस में फोर्स जब लगाए तो उसी को हम लोग कहेंगे सरफेस। लेकिन जब बॉडी रहे सिंगल और उसमें बिना टच किए सरफेस का फोर्स लगे तो हम लोग कहेगा बॉडी फोर्स। तो बस यही है इन दोनों में अंतर। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। मेनली मैंने जहाँ अभी पढ़ा है वहाँ पे मैंने देखा है 3 टाइप के स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस मैंने देखा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव। दूसरा मैंने देखा है टेंसाइल, और तीसरा मैंने लास्ट देखा है शेयर स्ट्रेस। तो तीनों क्या क्या होता है, तो कंप्रेसिव में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है उसमें दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा वो दबाने के लिए फोर्स लगेगा, मतलब कंप्रेस करेगा। तो इधर से भी जो फोर्स लग रहा है, इधर से भी जो फोर्स लग रहा है, और यही हो जाएगा हमारे लोग का कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल में क्या हो जाएगा, टेंसाइल में जब फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, मतलब खींचेगा पूरा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल फोर्स, दोनों साइड में फोर्स लग रहा है। और लास्ट हो जाता है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स हो जाता है दो बॉडी में अलग अलग फोर्स लगता है, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो इसी को हम लोग कहते हैं शेयर फोर्स। अब ये हो गया ख़त्म। कंप्रेसिव, टेंसाइल और शेयर। अब मुझे याद नहीं आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन करते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड। मान लो एक बॉडी दिया हुआ है, उसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो 5 किलो न्यूटन का है और उसका जो डायामीटर है डी है वो 3 mm का है। अब हमको बताना है कि इसमें स्ट्रेस कितना लग रहा है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो डी दिया हुआ है, डी का मतलब ये एक सिलेंडर नहीं, एक सर्कल ही मान लो, उस पे लग रहा है स्ट्रेस। तो सर्कल का क्या हो जाता है फॉर्मूला? एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ डी दिया हुआ है, अगर आर को हम लोग लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो आगे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स 5 किलो न्यूटन, ये पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी में फिर देखो ये किलो न्यूटन में, तो 5 इंटू 10⁻³ बाय पाई बाई 4, और ये वाला देख रहे थे ये mm में, mm स्क्वायर। तो इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मीटर में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻, mm है तो 3, 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर में। अब ये 5 इंटू 10⁻³ इंटू ये 4 चल गया ऊपर, 4 इंटू 1 सेकेंड, तो ये mm स्क्वायर में था, मेरे से गलती हो गया था, सॉरी। फिर से देखो, ये mm स्क्वायर में था, तो इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है। तो पाई बाई 4 का पाई बाई 4 और 3। अब यहाँ एक बात समझो क्या होता है, कहाँ लिखे, इधर ही लिख देते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। तो उसी को यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 10⁻³ का माइनस हो जाएगा। ये माइनस किस लिए हुआ? ये mm से छोटा से हम लोग बड़ा कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। ये एक तरह से ऐसे लिखाएगा 3/1000 का स्क्वायर, ऐसे लिखा है, उसी को हम लोग लिख दिए 3 इंटू 10⁻³ समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझ जाओगे, दोबारा देख लेना। तो बस ये हो गया, और इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ये जो 4 है, पहले इसको कर लेते हैं। 5 इंटू 10⁻³ बाय पाई बाई 4 इंटू इसका स्क्वायर, 3 3 जा 9, ये 3 2 जा 6, 10⁻⁻6। अब इधर हम लोग मिटा देते हैं, इधर बनाते हैं। अब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 ऊपर चला गया, 10⁻³ ये माइनस में था, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10⁻6 बाय पाई इंटू 9। अब इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 4 जा 20 इंटू 3 + 6 10⁻9 बाय पाई इंटू 9। अब इसको आप लोग गुना करके देख लीजिएगा कितना आएगा। मैंने गुना किया है, इसका आंसर आया था 0.70। 0.70। ये कौन सा में था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था। तो इसको हम लोग क्या में चेंज करना है? ये 10⁻9 है, 10⁻9 मतलब गीगा, तो GPA। ये पास्कल में मैंने चेंज किया, और 10⁻9 मतलब G, गीगा पास्कल। तो इसीलिए हो जाएगा ये 0.70 गीगा
पास्कल आंसर। ये थोड़ा मुश्किल है, मेरे से भी गलती हुआ था कि मैंने भी अभी स्टार्ट ही किया है, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बस समझ जाओ कैसे कैसे हुआ। अब इसी को समझाने के लिए थोड़ा सा यूनिट का देख लेते हैं। देखो क्या होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और 1 किलो पास्कल बराबर 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और वहीं 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 गीगा पास्कल बराबर 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन किस में आता है, मिलीमीटर में आता है। तो अगर हम लोग इसको चेंज करना हुआ 1 मेगा पास्कल बराबर कितना में न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा, तो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे ये हो गया 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये कितना है 1 मेगा पास्कल। तो ये mm है, mm नहीं मीटर है, सॉरी। तो मीटर का हम लोग को पता है कि 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, मतलब 1 मीटर बराबर 10⁻�3। तो ये नीचे में है, एक सिंपल तरीका से देख लो, 10⁶ न्यूटन बाय 10⁻³ स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर mm स्क्वायर। अब इसी में 10⁻⁶ न्यूटन पर 10⁻⁶ mm स्क्वायर, 10⁻⁶ 10⁻⁶ कट गया, बचा कितना 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ गए। तो ये हमारा हो जाएगा इसके बराबर 1 मेगा पास्कल के बराबर हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बस आज के लिए इतना ही हम भी पढ़े थे। अब मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।